नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। और साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान के सभी पाठों का अपन नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में अपन 9 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा करके वीडियो बनाए हैं। उसके बाद कक्षा 10 का आनुवंशिकता वाला पार्ट अपन टॉपिक अपन ले रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे चैनल को देखा है, मेरे चैनल का वॉच टाइम भी बहुत बड़ा है और सब्सक्राइबर भी अच्छे बढ़े हैं, तो आपने सपोर्ट अच्छा किया है। तो इसी क्रम में साथियों, आपसे निवेदन है कि और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हेल्प कीजिए और वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और शेयर कीजिए साथियों। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं आनुवंशिकता के बारे में। आनुवंशिकता में आपको ये ध्यान रखना है कि आनुवंशिकता ये शब्द जो है उसका अर्थ क्या है, जिसको हेरिडिटी बोला जाता है। आनुवंशिकता, अब जैसे कि पिछले पार्ट में भी अपन ने देखा था कि आनुवंशिकता के बारे में पढ़ने से पहले अपन ये देखते हैं कि जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा ही होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा ही होता है, यानी कि मनुष्य का जो बच्चा होता है वो मनुष्य जैसा ही होता है। तो यहाँ पर आनुवंशिकता में आपको ये ध्यान रखना है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं उसको अपन आनुवंशिकता के अंदर पढ़ते हैं। और यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि जैसे अपन एनसीईआरटी की किताब के अनुसार, आपकी कक्षा 10 की किताब के अनुसार चलें, तो यहाँ पर आनुवंशिकता में जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचय कैसे होता है। विभिन्नताओं का संचय कैसे होता है, ये एक बिंदु दिया हुआ है। अब साथियों, इसमें क्या है कि विभिन्नता आनुवंशिकता पर पढ़ रहे हैं। आनुवंशिकता के दौरान ये ध्यान रखना है आपको कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब लक्षणों का स्थानांतरण होता है, तो यहाँ पर अगर अपन छोटे सूक्ष्म जीवों की बात करें, तो यहाँ पर इसमें आनुवंशिकता के नियम लागू नहीं होते हैं। यहाँ पर जैसे अपन जीवाणुओं की बात करें, तो जीवाणुओं में जो जनन होता है वो अलग अलग संयुग्मन प्रकार का और इस तरह से दूसरे अलग विखंडन प्रकार का, इस तरह जैसे अपन ने पिछले अध्याय में देखा था। लेकिन यहाँ पर डीएनए जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को ले जाने का काम तो जरूर करते हैं, लेकिन डीएनए उसमें जो विभिन्नता, ये जो आनुवंशिकता का नियम है उसका पालन नहीं होता है जीवाणु में। तो यहाँ पर डीएनए की जो सूचनाएं हैं, डीएनए के जो गुण हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इकट्ठे होते जाते हैं। और यहाँ पर परिवर्तन और विभिन्नताएं, जब मतलब लक्षणों में परिवर्तन डीएनए में होने वाले किसी परिवर्तन के कारण हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। न कि डीएनए में जो परिवर्तन है वो रेप्लिकेशन से होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने पर विभिन्नताएं कैसे आती है। तो विभिन्नताएं उनके अंदर डीएनए में परिवर्तन होने के कारण आती हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते समय इकट्ठी होती जाती है और कुछ पीढ़ियों बाद वो अभिलक्षित होती हैं, प्रकट होती हैं। तो साथियों, यहाँ पर ये जीवाणुओं के बारे में जो जनन है, जीवाणुओं में जो आनुवंशिकता है वो अलग चीज है, जबकि अपन जो आनुवंशिकता, वास्तव में आनुवंशिकता क्या होती है उसके बारे में देखने के लिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब यहाँ पर जीवाणुओं की बात करें तो जीवाणुओं में भी डीएनए रेप्लिकेशन तो सब में होता है, लेकिन रेप्लिकेशन के दौरान जीवाणुओं में प्रतिकृति के दौरान, डीएनए में प्रतिकृति के दौरान परिवर्तन जब होता है, यानी कि यहाँ पर कुछ विभिन्नताएं बदल जाती है, विभिन्नताएं जो रह जाती है, उन विभिन्नताओं के कारण धीरे धीरे ये विभिन्नताएं अलग गुण, विभिन्नता का मतलब क्या होता है, अलग गुण। तो साथियों, इसमें ये ध्यान रखना है विभिन्नताओं का मतलब अलग गुणों से है कि एक जीवाणु में जो गुण है उसके गुणों में परिवर्तन आ जाए और दूसरे कुछ गुण आ जाए, फिर आगे जीवाणुओं में कुछ गुण परिवर्तित हो जाए। इस तरह से ये गुण जो है वो धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ते जाते हैं और संचित होते जाते हैं। और संचित होने पर बहुत सारी पीढ़ियों बाद ये लक्षण जो है वो अभिलक्षित होते हैं। अब साथियों, दूसरी बात करें तो
अनुवांशिकता क्या होती है? अब अनुवांशिकता के बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा। हालांकि यहाँ पर एनसीईआरटी की जो किताब है आपकी कक्षा 10 में, उसमें अनुवांशिकता के बारे में लिमिटेड जानकारी दी गई, तो अपन जितनी दी गई उसके अनुसार पढ़ेंगे। हालांकि अनुवांशिकता जानते हो आप, हेरिडिटी बहुत ही बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है और बहुत बृहद है। उसके बारे में खोज भी बहुत ज्यादा हुई, डिस्कवरी बहुत ज्यादा हुई और उसके अंदर परिणाम भी बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के आए हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अनुवांशिकता, अपन यहाँ पर अनुवांशिकता के बारे में देखो, अनुवांशिकता के बारे में, अनुवांशिकता की खोज किसने की थी और अनुवांशिकता के कुछ नियम जो होते हैं उसके बारे में आपके इस एनसीईआरटी की कक्षा 10 की विज्ञान में, कक्षा 10वीं की विज्ञान में ये जो लेसन है उसमें अपन पढ़ेंगे। तो ये 8वां पार्ट है साथियों, ये लेसन नंबर 8 है। मैंने पहले जो बोल दिया था वो थोड़ा गलत बोल दिया था, सॉरी। लेसन नंबर 8 है और उसमें अनुवांशिकता के बारे में बताया गया है। अब अपन अनुवांशिकता के वास्तव में क्या होता है, तो सबसे पहले यहां पर बात दी गई है वंशागत लक्षण। वंशागत लक्षण, अब वंशागत लक्षण क्या होते हैं? वंशागत लक्षण ये होते हैं साथियों, जैसा कि आपके इसके अनुसार दिया गया है कि वंशागत लक्षण वे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन से लक्षण? तो सभी प्रकार के गुण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, सभी प्रकार के गुण जाते हैं। जैसे कि अपन मनुष्य की बात करें, मानव की बात करें, तो मानव में जो भी स्ट्रक्चर है शरीर की, जो भी रचना है, उनके जैसे भी गुण है, उनके शरीर का जैसा भी रंग है, उनके बात करने का जो अंदाज है, उनके कंठ की जो आवाज है, वो सभी गुण जो है तो हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते हैं। तो इसको कहते हैं वंशागत लक्षण। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते हैं उनको कहते हैं वंशागत लक्षण, हेरिडिटिक कैरेक्टर इसको बोला जाता है। अब दूसरी बात अपन बात करें कि मेंडल ने यहां पर एक वैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम है मेंडल। साथियों ये बहुत ही बड़ा नाम है। अनुवांशिकता के बारे में अगर बात की जाए, अनुवांशिकता की जब बात होती है तो इनका नाम भूला नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेंडल ने, अब थोड़ा सा मैं मेंडल के बारे में आपको बता दूं। मेंडल, क्योंकि मेंडल जो थे उन्होंने अपने पूरे जीवन को खोजे करने में लगा दिया। साथियों आप जानते हो अपन थोड़ा सा भी कोई काम करते हैं तो अपन कितना वो लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेंडल ने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी लाइफ खोजे करने में लगा दी और उसके बाद भी उनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितना उनको काम करके मिलनी चाहिए थी। तो यहां पर थोड़ा सा मेंडल के बारे में मैं आपको योगदान बता दूं कि अनुवांशिकता जो होती है, लक्षणों की वंशागति, लक्षणों की वंशागति में मेंडल का क्या योगदान है? तो यहां पर एक जो सन दिया गया है 1822 से 1884, ये उनका जीवन काल का समय रहा है, 1822 से 1884। तो साथियों बहुत पुरानी बात होगी, अभी अपन 2025 में जीवित हैं, तो 2025 है अभी। तो ये देखो कितने समय पहले मेंडल ने विज्ञान के सभी खोजों के बारे में खोजा था। तो आपको ये ध्यान होगा, अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, अभी बहुत सारे उपकरण आ गए हैं जिससे आप कोई भी टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने जो कार्य किया था वो कितना चैलेंजेबल रहा होगा और कितना मुश्किल रहा होगा, तो भी उन्होंने इतनी बहुत बड़ी बड़ी खोजें की। और साथियों अपन तो कर ही सकते हैं, अपन तो बहुत ही आधुनिक अभी दुनिया में जी रहे हैं, सभी प्रकार के उपकरण हैं, तो अपन मतलब बहुत सारे काम अच्छे कर सकते हैं जो मानव कल्याण में काम आ सके। यहाँ पर मेंडल ने जो भी नियम बनाए या मेंडल ने जो भी खोजे की, वो मानव कल्याण के लिए, पूरे विश्व जगत के लिए बहुत ही मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। दूसरी बात साथियों ये कहा जाए कि थोड़ा सा इनका मैं परिचय आपको दे दूं कि मेंडल जो थे उनका जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। ये ध्यान रखना है, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। अब देखो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में ये सब बातें नहीं बताई गई हैं, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा जानकारी में लगा दूं
कि इनका जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। और दूसरी बात यह है कि ये इनके फादर जो थे वो एक चर्च में पादरी के रूप में कार्य करते थे, और इनका जो बचपन है जुलाहा थे, और इनका बचपन जो है वो बहुत ही कष्ट में व्यतीत हुआ। फिर वो गणित और विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए गए, लेकिन वहां पर उनको असफलता हाथ लगी, और असफलता हाथ लगी तो वापस उन्होंने जो विज्ञान के प्रति अपनी रुचि थी उसको छोड़ा नहीं, और उन्होंने अपने घर पे ही एक छोटा सा उद्यान बनाया जिसमें मटर के पौधे पर प्रयोग किए। किस पर कार्य किया? मेंडल ने मटर के पौधे पर कार्य किए, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूं कि इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद होना चाहिए, पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम पर कार्य किए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन से पादप को चुना। अब उन्होंने एक मटर यानी कि पाइसम सेटाइवम को चुना। अब यहाँ पर साथियों ये ध्यान रखना है आपको कि मटर को ही चुनने का क्या कारण रहा। तो मटर को चुनने का ये कारण रहा कि मटर जो होते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग गुण होते हैं, वो बहुत कम समय में परिपक्व हो जाता है पादप, और इस तरह के बहुत सारे गुण हैं जो आपके अभी पढ़ाई का हालांकि विषय नहीं है कक्षा 10वीं में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली आइडिया बता रहा हूं साथियों। उसके बाद अपन बात करें तो मेंडल ने मटर के अलग अलग लक्षणों को लिया। अब मटर के अलग अलग लक्षणों को लिया, कुछ लक्षण जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ इसके बारे में विशेषता बता देता हूं मैं, कि जैसे उन्होंने सबसे पहले मटर का चयन किया। प्रयोग करने के लिए किसका चयन किया? मटर का चयन किया। दूसरा, मटर का चयन क्यों किया? मटर का चयन इसलिए किया कि मटर की प्रजातियों में अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं। अलग अलग क्या होते हैं? लक्षण होते हैं, इसलिए उन्होंने मटर की प्रजातियों का चयन किया। तीसरी बात, अब उन्होंने मटर के पादप का चयन किया, लेकिन उसके अंदर 7 प्रकार के गुण लिए। 7 प्रकार के गुण उन्होंने लिए अध्ययन करने के लिए। इनका नाम है, इनको द्विपर्यासी लक्षण कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? द्विपर्यासी लक्षण उनको कहा जाता है। द्विपर्यासी लक्षण कहा जाता है किसको? मेंडल ने मटर के पादप का चयन करके मटर के लक्षणों को, मटर के गुणों को, मटर के पादप में पाए जाने वाले अलग अलग गुणों को 7 प्रकार के गुण उन्होंने लिए और लेकर के उस पर अध्ययन किया। तो इनको अपन क्या कहते हैं? इनको अपन द्विपर्यासी लक्षण बोलते हैं। द्विपर्यासी लक्षण बोलते हैं। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि मटर के 7 प्रकार के द्विपर्यासी लक्षण जो उन्होंने लिए, उसमें यहां पर आपको सभी पढ़ने के लिए नहीं कहा गया है। जैसे कि लंबाई का गुण है, बीज के आकार का गुण है, बीज के रंग का गुण है, फली के आकार का गुण है। फली का मतलब मटर की फली के आकार का गुण है, मटर के फली की बनावट का गुण है, मटर के बीजों का गुण है, उसके ऊपर पाए जाने वाले फूलों का गुण है। इस प्रकार के 7 प्रकार के गुण उन्होंने लिए, लक्षण उन्होंने लिए, और 7 प्रकार के जो लक्षण लिए उसको अपन ने क्या कह दिया? द्विपर्यासी लक्षण। इसको अपन ने क्या कहा? द्विपर्यासी लक्षण कहा साथियों। तो यहां पर मेंडल के बारे में पढ़ने के लिए अपन जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ये जानकारी होना चाहिए कि मेंडल ने किस तरह से कार्य किया, मेंडल ने कौन कौन से लक्षण लिए, आपके अभी 10वीं कक्षा के अनुसार कौन कौन से लक्षण आपको याद रखने हैं। तो यहां पर उन्होंने सबसे पहली बात लक्षण लिए, वो ठीक है, लेकिन दूसरी बात आपको ये ध्यान रखने की, लक्षणों में उन्होंने ये बताया कि किसी भी जीव की, हालांकि उन्होंने कार्य किया था मटर पर, लेकिन वो बाद में सब किसी भी प्रकार के जीव के लिए इसका अध्ययन किया जा सकता था। तो उन्होंने क्या कहा कि लक्षणों के प्रत्येक जीव में
लक्षणों या गुण जिसको कहेंगे, लक्षणों या गुणों के दो एलील होते हैं। एलील का मतलब मैं आपको बताता हूं, एलील होते हैं कितने? दो एलील होते हैं। अब दो एलील कौन कौन से हैं? जैसे उन्होंने अपन मटर की बात करें, उन्होंने मटर के दो लक्षण, जैसे एक ही लक्षण लिया, लक्षण कौन सा लिया? जैसे मैं यूं कहूं, लक्षण किसको कहते हैं? एक लक्षण है लंबाई, ठीक है, एक लक्षण है रंग, ठीक है, एक लक्षण है आकार, ठीक है, एक लक्षण है, जैसे मनुष्य की बात करें तो आवाज, ठीक है। तो ये जैसे एक और लक्षण ले लीजिए, रक्त के अंदर ब्लड ग्रुप समूह, तो ये भी एक प्रकार का लक्षण है। तो यहां पर उन्होंने लक्षण ये लिए गुण, इसको लक्षण कहते हैं। अब इसके दो कारक है, जैसे मटर के पौधे में उन्होंने प्रयोग करने के लिए एक तो लंबे पौधे के लक्षण लिए और एक बोने पौधे के। तो इसके दो एलील हैं, एक तो लंबा है और एक क्या है? बोना है। यानी कि हर गुण के या हर लक्षण के दो कारक होते हैं, इनको कारक बोलते हैं, इनको फैक्टर बोलते हैं, या इसको एलील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलील भी बोला जाता है। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, जैसे ये लंबाई है तो लंबाई के दो फैक्टर हो गए, लंबा और बोनापन, तो ये एलील कहलाते हैं, ये कारक है। जैसे रंग है लाल हरा, ये दो लक्षण हो गए। आकार है, आकार में जैसे गोल झुर्रीदार, आवाज है पतली मोटी, ब्लड ग्रुप है ए प्लस बी प्लस। तो ये प्रत्येक कोशिका में, यहां पर मेंडल ने बताया कि प्रत्येक कोशिका में एक गुण के दो कारक होते हैं। समझा आप इस चीज को? एक गुण के कितने कारक बताए उन्होंने? दो कारक बताए। तो मेंडल ने यह कहा कि आनुवंशिकता के प्रयोग करने से पहले उन्होंने ये खोजा कि प्रत्येक जीव जो होता है, उन्होंने हालांकि कार्य किस पे किया था? मटर पे किया था, लेकिन उन्होंने बताया कि प्रत्येक जो जीव होता है उसके अंदर पाए जाने वाले जो गुण होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उनमें हर लक्षण में, हर गुण में दो कारक होते हैं। अब दो कारक कौन से होते हैं? जैसे अपन ने एग्जांपल में देख लिया, देखिए लंबाई के दो कारक होते हैं, लंबा और बोनापन। रंग के दो कारक होते हैं, लाल और हरा। अब यहां पर मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि हर जीव में यही लक्षण रहेंगे, लक्षण बदल जाएंगे, समझ रहे हो आप? लक्षण बदल जाएंगे, लेकिन इसके कारक दो रहेंगे, एक लक्षण के दो कारक रहेंगे। जैसे कि आवाज, आकार में दो प्रकार के आकार हो गए, एक तो गोल आकार बीजों का आकार से है, और एक झुर्रीदार यानी कि थोड़े से दबे हुए इस तरह के बीज जिनको झुर्रीदार कहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये एक गोल है और ये एक झुर्रीदार है, तो ये दोनों बीज हैं, लेकिन इनके प्रकार दोनों अलग अलग हैं। रंग या आवाज, रंग में जैसे लाल रंग है, अब ये जरूरी नहीं कि हर जीव में लाल रंग और हरा रंग और गुलाबी रंग इस तरह से हो, नहीं, लेकिन रंग के दो कारक होंगे, भले वो रंग किसी भी प्रकार का हो। तो यहां पर ये जो दो कारक होते हैं, समझे आप? थोड़ा सा ध्यान से आप इसको देख लेना तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात आती है साथियों, दूसरी क्या बात आती है? जैसे उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक लक्षण के दो कारक हैं, तो उन्होंने अब अध्ययन करने के लिए उन्होंने कारकों को दो दो प्रकार दे दिए। जैसे मैं अपन यहां पर सबसे पहले लंबाई का लेते हैं। लंबाई का उन्होंने एक तो लिया लंबा पौधा और एक लिया बोना पौधा। अब यहां पर ये लंबाई है, लंबाई को उन्होंने टी से लिख दिया। किससे लिख दिया? टी। अब लंबाई के दो कारक हैं, जिसमें एक तो लंबा है जिसको यहां पर उन्होंने बड़े टी से लिखा, और एक बोना है उसको उन्होंने छोटे टी से लिखा। समझ रहे आप? गुण कौन सा है? एक है। कारक कितने हो गए? दो हो गए, एक लंबा हो गया और एक बोना हो गया। अब ये तो हो गए द्वियुग्मजी, द्विगुणित। द्विगुणित में ये लंबा है और ये बोना है। अब इसको अपन कह सकते हैं शुद्ध लंबा, और इसको बोल सकते हैं शुद्ध बोना,
समझ रहे हैं आप? दोनों टी बड़े हैं, गुण एक ही है लंबाई का, दोनों टी बड़े हैं, यहां पर दोनों टी छोटे हैं, तो यहां पर जो शुद्ध लंबा है उसको अपन ने बड़े टी से लिख दिया, दोनों टी बड़े हैं, और यहां पर जो बोना है उसको अपन ने छोटे टी से लिख दिया, है लंबाई का कारक, है लंबाई का कारक। अब साथियों जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना जो होता है उसमें प्रभावी व अप्रभावी दो प्रकार के कारक होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। अब यहां पर प्रभावी शब्द क्या होता है और अप्रभावी क्या होता है, दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। प्रभावी वह कारक या वह गुण जो किसी पादप या किसी जीव या किसी जंतु में प्रथम पीढ़ी में अपना लक्षण दर्शाए, अपना प्रभाव दर्शाए, उसको अपन कहते हैं प्रभावी। समझ रहे हो आप? प्रथम पीढ़ी में यानी कि जब क्रॉस होता है, जैसे कि लंबा और बोना जब मिलेंगे तब उस पहली पीढ़ी में कौन सा अपना प्रभाव दिखाएगा, वो प्रभावी। यानी कि प्रभावी का अर्थ क्या होता है, ताकतवर। ताकतवर जैसे अपन कहते हैं कि दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है तो जो ज्यादा ताकतवर होता है वो हमेशा जीत जाता है या पहले जीत जाता है, तो प्रभावी कारक क्या कहलाता है? प्रभावी कारक जो होता है वो अपना प्रभाव पहले बताता है, या फिर आप यूं कह सकते हो कि वह प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी जो होता है, जो छोटा होता है, जो कमजोर होता है, उसके प्रभाव को दबा देता है, यानी कि फर्स्ट में प्रकट होता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे साथियों? उसको प्रभावी। और जो प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखा सके या थोड़ा कमजोर रह जाए उसको अपन अप्रभावी कहते हैं। अब यहां पर बात आती है, इसको डोमिनेंट कहते हैं, इसको रिसेसिव कहते हैं, यानी कि प्रभावी और अप्रभावी। यहां पर समझने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि प्रभावी अपना प्रभाव प्रथम पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में, अब पीढ़ियां चलती है इसमें, F1 F2 पीढ़ियां चलेंगी, वो आपको आगे बताऊंगा मैं। प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव F1 पीढ़ी में बताएगा, यानी कि प्रभाव बताएगा मतलब प्रभावी लंबा है तो लंबाई का गुण पहले प्रकट होगा, भले बोना उपस्थित हो तो भी। तो यहां पर प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव पहले दिखाएगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अप्रभावी भी नष्ट नहीं होता है, वो मेंडल के नियमों में आएगा, आनुवंशिकता के जो नियम पढ़ेंगे अपन उसमें आएगा कि अप्रभावी भी अपना प्रभाव नष्ट नहीं करता है, बहुत दूसरी पीढ़ी में, उसके बाद वाली पीढ़ी में कहीं न कहीं अपना प्रभाव दिखाता है। तो ये कैसे बताता है वो अपन मेंडल के नियमों के अनुसार पढ़ेंगे साथियों। अब यहां पर बात करें तो जैसे कि ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने दो लक्षण लिख दिए, ये लंबाई का है, ये लंबा है और ये बोना है, यानी कि कोशिका के गुणसूत्र में लंबाई का प्रभाव भी मौजूद है और बोनेपन का प्रभाव भी मौजूद है। अब इसको तो कहेंगे अपन जनक, इसको क्या बोलेंगे? जनक। लंबाई का गुण है वो जनक है, प्रभावी, और ये अप्रभावी है। अब इससे जब युग्मक बनेंगे, जैसे कि अपन ने देखा था पिछले पार्ट में कि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब यहां पर जब युग्मक बनेंगे, यानी कि नर और मादा जब युग्मक बनेंगे तो यहां पर इनमें परिवर्तन आ जाएगा। जैसे ये दिख रहे हैं आपको, ये युग्मक है तब द्विगुणित है, अब ये जनक है तब द्विगुणित है, अब युग्मक बनेंगे, युग्मक बनेंगे तब क्या हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएंगे। सिंगल होने के बाद मान लो अपन इसको नर माने और इसको मादा माने, ठीक है। तो नर और मादा का जब निषेचन होगा तो निषेचन किसका होगा, युग्मकों का ही होगा। तो निषेचन में ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, निषेचन में क्या होगा, ये आपस में दोनों मिल जाएंगे। अब क्या होगा साथियों कि आपस में दोनों मिल गए, इसका मतलब आपने देखा कि यहां पर ये तो शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बोने का एक कारक आया, एक कारक किसका आया, शुद्ध लंबे का, और एक कारक किसका आया, शुद्ध बोने का। तो दोनों मिलकर के यहां पर जो प्लांट बनेगा, यहां पर मटर की बात कर रहे हैं, दोनों में जो ये पौधा बनेगा एक, उसमें यहां पर जो पादप पैदा होंगे वो लंबे होंगे,
कैसे होंगे? लंबे होंगे। क्यों लंबे होंगे? आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर टी है जो प्रभावी है और ये जो टी है वो अप्रभावी है, इसीलिए प्रथम पीढ़ी में इसको F1 पीढ़ी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी बोलते हैं। F1 पीढ़ी में दोनों में से जो प्रभावी गुण था लंबा, उसने अपना प्रभाव दिखाया और जो पादप पैदा हुआ वो प्रभावी पैदा हुआ, लंबा पैदा हुआ, बौना पैदा हुआ नहीं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि इसके अंदर बोने के गुण नहीं है। जी नहीं, बोने के गुण इसमें हैं, लेकिन अपना प्रभाव जो बाहर से लक्षण स्वरूप जो दिख रहा है, लक्षण जो दिख रहा है, अपने लक्षण बाहर से देखने वाले जो क्रियाएं बाहर से दिखने पर जैसा दिखता है उसको कहते हैं लक्षण प्ररूप। तो लक्षण प्ररूप में ये क्या है? लक्षण प्ररूप में ये लंबे दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? लंबे, यानी कि बाहर से। इसको जीनोटाइप बोलते हैं साथियों, सॉरी फिनोटाइप, इसको फिनोटाइप बोला जाता है। फिनोटाइप में ये कैसे दिखेंगे? लंबे। लेकिन अगर जीनोटाइप देखा जाए तो जीनोटाइप में ये मिक्स होंगे, यानी कि इसमें लंबाई का गुण भी है और बोनेपन का गुण भी है। अब यहां पर जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में या लक्षण प्ररूप या जीन प्ररूप के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप किसी जीव को बाहर से देखने पर जो स्ट्रक्चर उसका दिखता है, जैसा वो दिखता है, जीव में पौधे भी आ गए, जंतु भी आ गए। आप जीव का मतलब दूसरा अर्थ मत निकालना, सभी जीवों के बारे में बात आ गई। वो बाहर से कैसा दिखता है, कोई पौधा है वो बाहर से कैसा दिखता है, उसका तना कैसा है, उसकी पत्तियां कैसी हैं, वो सभी चीजें उसकी ये आएगी फिनोटाइप, या इसको लक्षण प्ररूप कहते हैं, बाहर से दिखने वाले लक्षण। ठीक है। और जीन प्ररूप, जिसको जीनोटाइप कहा जाता है। जीन प्ररूप कैसे कहेंगे? किसी पौधे के अंदर पाई जाने वाली जीनी संरचना कैसी है, कौन सी जीनी संरचना कैसी, उसको अपन क्या बोलते हैं? जीनोटाइप या जीन प्ररूप। तो आपको मेंडल के जो अनुपात है, मेंडल के जो प्रयोग हैं, अनुवंशिकता के जो प्रयोग है, उसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप, एक जीन प्ररूप या जीनोटाइप। लक्षण प्ररूप किसको कहेंगे? जो बाहर से दिखने वाले लक्षण होते हैं उनको अपन लक्षण प्ररूप कहते हैं। और जीन प्ररूप किसे कहेंगे? उनकी जीनी संरचना में जो लक्षण होते हैं उनको जीन प्ररूप कहते हैं। तो यहां पर मेंडल के बारे में अपन यहां पर सबसे पहले उन्होंने जो प्रयोग दिया साथियों, जिसको एक संकर प्रयोग कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक संकर प्रयोग में सबसे पहले मैं यहां से बताऊंगा आपको, ताकि क्या ये थोड़ा अपन को स्पेस मिल जाए। दो पौधे उन्होंने लिए, लंबा, बोना। लंबे के दोनों कैरेक्टर मैं लिख रहा हूं यहां पे, बोने के दोनों कैरेक्टर मैंने लिख दिए। ये है जनक, ये क्या है? जनक। दोनों पौधे अलग है इसलिए जनक। इसके जब युग्मक बनेंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे, ये युग्मक आ गए उनके। ठीक है। अब निषेचन हुआ F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में निषेचन हुआ तो कौन सा प्लांट प्राप्त हुआ? मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दोनों के लक्षण हैं। ये पौधा लंबा है। क्यों लंबा है? क्योंकि लंबा गुण प्रभावी है। टी बड़ा जो है वो प्रभावी है, इसलिए प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव पहले बताता है। फिर उसके बाद इसका स्वपरागण होता है। अब स्वपरागण में किस तरह से होता है देखिए साथियों, जैसे ये देखिए, यहां पर जो लंबाई का गुण है उसको आप यहां लिखेंगे, यहां पर बोनेपन का गुण यहां लिखेंगे। इस तरह से भी लंबाई और बोनेपन का गुण, और यहां पर इसको आप इस तरह से दोनों के चिन्ह है, ये जो चिन्ह है वो आपके आगे पढ़ने में आएगा। ये मादा का है और ये नर का है। जब स्वपरागण होता है तो इसको इस तरह से लिखते हैं अपन, इसलिए यहां पर ये बना दिया। अब देखिए साथियों, यहां पर देखिए ये स्वपरागण हो रहा है। स्वपरागण का मतलब उसी पादप के पुष्पों में परागण हो रहा है। अब यहां पर देखिए ये इन दोनों का क्रॉस हो जाएगा,
इसका इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, तो बड़े को पहले लिख देते हैं, छोटे को इसका इसके साथ हो गया। तो ये आपके सामने ये कुछ परिस्थिति आ गई। देखिए कैसे आ गई। ये लंबा है, ये लंबा पौधा है, ये भी लंबा है, देखो एक बड़ा है इसलिए, ये भी लंबा है, और ये दोनों टी छोटे हैं। इसका मतलब ये पादप कैसा होगा, बोना होगा। तो अब इसके जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप निकालना है आपको। सबसे पहले लक्षण प्ररूप निकलेंगे। क्या निकलेंगे, लक्षण प्ररूप निकलेंगे। अब लक्षण प्ररूप में कौन कौन से, देखो दो प्रकार के पादप दिख रहे हैं, एक तो लंबा दिख रहा है और एक अनुपात बोना दिख रहा है। तो लंबे पादप कितने गिन लीजिए, 1 2 और 3। बोने कितने हैं, केवल 1। तो ये लंबा और बोने का जो अनुपात है वो लक्षण प्ररूप है, वो क्या निकल गया, 3:1। उसी प्रकार अगर जीन प्ररूप निकालें, जीन प्ररूप निकाले तो देखो जीन प्ररूप में आपको क्या लेना है, उसकी जीनी संरचना लेनी है। जीनी संरचना लेनी है तो यहां पर इसको लिखो, एक जीन ये है, एक जीन ये है, दूसरा जीन कौन सा है देखिएगा, ध्यान से देखिए। दूसरा जीन है अनुपात, अलग कैरेक्टर है वो, ये एक बड़ा टी और एक छोटा टी। फिर तीसरा कैरेक्टर कौन सा है, एक बड़ा टी छोटा टी, आ गया है, लिख दिया है। दोनों छोटे टी है तो दोनों छोटे टी लिख दीजिए आप, ये लिख दिए। अब साथियों दोनों टी बड़े ऐसा कितने हैं, एक है। दोनों टी, एक टी बड़ा एक टी छोटा ऐसे कितने हैं, 2 हैं। और दोनों टी छोटे ऐसे कितने हैं, 1 है। तो यहां पर इसका जो लक्षण प्ररूप है, इसका जो जीनोटाइप है वो कितना आया, 1:2:1। और इसका लक्षण प्ररूप कितना आया, 3:1। तो जीन प्ररूप तो आया 1:2:1 और लक्षण प्ररूप आया 3:1। तो यहां पर साथियों ये ध्यान रखना है आपको कि ये लक्षण प्ररूप अलग आ रहा है, उसका जीन प्ररूप अलग आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेंडल ने क्या कहा था कि पौधों की बाह्य संरचना से संबंधित जो होता है उसको लक्षण प्ररूप कहते हैं, और जो उसके आंतरिक जीन होते हैं उसको जीनोटाइप कहा जाता है या जीन प्ररूप कहा जाता है। तो आपके दिमाग में ये अच्छी तरह से बैठ गया होगा। इसको एक संकर या मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है साथियों। अब मेंडल ने दूसरा प्रयोग लिया। अभी आपने देखा, देखो केवल एक ही लिया, लक्षण कितना था, केवल एक ही था। कौन सा लक्षण था, लंबाई का। वो कारक कितने थे, 2 कारक आ गए। कौन कौन से, लंबा और बोना। अब बात करते हैं, मेंडल ने द्विसंकर जब प्रयोग किया, डाइहाइब्रिड रेशो, ये मोनोहाइब्रिड रेशो, तो मोनोहाइब्रिड एक संकर तो आपने पढ़ लिया। अब मैं थोड़ा इसको भी मिटा देता हूं। एक संकर में उन्होंने 2 लक्षण निकाले। कौन कौन से निकाले आपके सामने, एक तो लक्षण प्ररूप निकाला और एक जीन प्ररूप निकाला। ठीक है, अब देखिए, अब उन्होंने द्विसंकर प्रयोग किया। द्विसंकर या फिर डाइहाइब्रिड रेशो, डाइहाइब्रिड रेशो। अब द्विसंकर में, जैसे एक संकर में क्या था साथियों, देखो एक संकर में केवल एक ही लक्षण लिया था उन्होंने, जिसके 2 कारक थे। लंबाई का लक्षण लिया था और कारक कितने थे, 2, लंबा और बोना। अब यहां पर इन्होंने 2 लक्षण लिए। जैसे एनसीईआरटी की किताब के अनुसार देखा जाए तो यहां पर द्विसंकर में कितने कितने लक्षण लिए, 2 लक्षणों का अध्ययन एक साथ किया है। 2 लक्षणों का अध्ययन एक साथ किया है। तो द्विसंकर में 2 लक्षण लिए या 2 गुण लिए कह सकते हो आप। तो 2 लक्षण लिए हैं। तो यहां पर 2 लक्षण आपके एनसीईआरटी की 10वीं की किताब के अनुसार ही चलेंगे अपन। यहां पर 2 लक्षण कौन कौन से लिए देखिए साथियों। सबसे पहले बीज का आकार, बीज का आकार और बीज का रंग, बीज का रंग। ध्यान रखना साथियों, ये बहुत ही
अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, जिसके बाद उन्होंने बहुत सारी क्रांतिकारी बातें बताई। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। 2 लक्षण लिए हैं, 2 गुण लिए हैं, बीज का आकार लिया है और बीज का रंग लिया है। समझ गए आप? बीज का आकार में एक तो गोल बीज होते हैं और एक झुर्रीदार बीज होते हैं। एक गोल बीज होते हैं और एक झुर्रीदार बीज होते हैं। और बीज के रंगों में 2 प्रकार के रंग लिए उन्होंने। यहां पर आपकी किताब के अनुसार ही चलेंगे अपन। हरे बीज और पीले बीज, हरे और पीले बीज। गोल बीज, देखो यहां पर 2 कैरेक्टर हो गए, गोल बीज और झुर्रीदार बीज। बीज के रंग हो गया हरा रंग और पीला रंग। हरे रंग के बीज और पीले रंग के बीज, 2 प्रकार के बीज लिए। और बीज का आकार कौन कौन सा लिया? एक तो गोल आकार लिया और एक झुर्रीदार बीज हो। अब यहां पर कैरेक्टर तो एक है, बीज का आकार एक है, बीज का रंग एक है, लेकिन इसके अंदर जो एलील हैं, इसके जो कारक है वो कितने हो गए? 4 प्रकार के कारक हो गए। अब साथियों यहां पर देखो, यहां पर उन्होंने सिंबल भी ले लिए। बीजों के आकार को बताने के लिए उन्होंने आर लिया। गोल बीजों को बड़े आर से व्यक्त किया। ध्यान से सुनना इस वीडियो को, आपको कहीं पर देखने की जरूरत नहीं है, कहीं पर दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं है। पूरा बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं। और बीजों को, झुर्रीदार बीज है उनको छोटे आर से लिखा, यानी कि पहला जो बड़ा बीज का आकार है उसको अपन ने गोल बीज है तो आर राउंड ले लिया, और झुर्रीदार जो बीज थे उनको छोटे आर से लिख दिया है। उसके बाद यहां पर बीजों का जो रंग है साथियों, उसमें पीले बीज हैं उनको बड़े वाय से लिखा है। पीले बीज है उनको किससे लिखा है? बड़े वाय से लिखा है। और हरे बीज हैं उनको छोटे वाय से लिखा है, ये इस तरह से। तो यहां पर देखिए, बड़ा जो सिंबल लिखा है वो प्रभावी लक्षण है। बड़ा जो सिंबल लिखा वो क्या है? प्रभावी लक्षण है। जैसे यहां पर पीला रंग है तो पीला प्रभावी है और हरा है जो है वो अप्रभावी है। यहां पर बीज का आकार जो है वो गोल बीज है, वो यहां पर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूं पीला, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा सुविधाजनक रहे। पीला, पीला रंग और हरा रंग। पीला रंग को बड़े वाय से लिखते हैं और हरे रंग को छोटे वाय से लिखते हैं, छोटे वाय से लिखते हैं। अब समझे साथियों, यहां पर द्विसंकर और एक संकर में क्या अंतर है? एक संकर में मेंडल ने एक ही लक्षण लिया था, जिसको अपन ने क्या कहा था? लंबाई वाला कारक, जिसमें 2 लंबा और बोना था। लेकिन यहां पर उन्होंने 2 प्रकार के कारक लिए। कौन कौन से कारक लिए? देखिए, एक तो लिया है बीज का आकार लिया है और एक लिया है बीज का रंग लिया है। तो बीज का आकार में उन्होंने 2 कारक कौन कौन से लिए? गोल बीज और झुर्रीदार बीज। और बीज के रंग में पीला बीज और हरे रंग का बीज। तो ये 2 चीजें आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखनी है। अब यहां पर इनके कैरेक्टर भी मैंने लिख दिए। ये प्रभावी हैं, याद रखना है, ये अप्रभावी हैं। ठीक है, ये प्रभावी हैं, पीला रंग भी प्रभावी है, ये अप्रभावी है, झुर्रीदार बीज अप्रभावी है और ये हरे रंग भी अप्रभावी। लेकिन यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कैरेक्टर हैं ये प्रभावी भले हैं, लेकिन अप्रभावी जो है वो भी अपना प्रभाव छुपा के नहीं रखते हैं, वो भी अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। तो यहां पर अपन इस एक्सपेरिमेंट को अब करेंगे साथियों। कैसे करेंगे देखिए, यहां पर मैं इस तरह से आपको, अब यहां पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको कि ये थोड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको अच्छी तरह से देखना है। तो यहां पर सबसे पहले किस तरह से उन्होंने लिखा है देखिए, गोल, झुर्रीदार, पीले और हरे। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं, गोल और झुर्रीदार, इसके बाद पीले और हरे। गोल बीजों को आर से लिखा था, झुर्रीदार बीजों को छोटे आर से लिखा था,
पीले रंग को बड़े वाय से लिखा था और हरे रंग को छोटे वाय से लिखा था, सॉरी छोटे वाय से लिखा था। ये देखिए, अब देखो आप आगे, ये जो है ये तो जनक है। अब इसके जब युग्मक बनेंगे तो यहां पर आएगा एक आर ले लोगे आप, यहां पर से एक आर ले लोगे, यहां से जब जनक युग्मक बनेंगे तो एक वाय आ जाएगा और यहां पर एक वाय आ जाएगा। इसको अपन कहेंगे युग्मक। ये क्या बन गए? युग्मक बन गए। अब युग्मक बन गए तो यहां पर देखिए, अब ये आपस में मिल जाएंगे तो इसका क्या बनेगा? आर आर और वाय वाय। अब आप बताइए कि इसमें ये जो है वो गोल है, ये झुर्रीदार है, ये पीला है और ये हरा है। तो यहां पर ये प्रथम पीढ़ी है, इसको F1 पीढ़ी कहते हैं, इसको F1 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी में अपन को कौन सा पादप मिला, कैसे लक्षण वाला पादप मिला? तो यहां पर मिला है गोल, क्योंकि इन दोनों में से ये प्रभावी है, ये कारक कौन सा है? प्रभावी है, इसलिए इसके प्रभाव को छुपा देगा। आर है यहां पर, आर आर दोनों हैं, आर बड़ा है आर छोटा है, लेकिन पहला जो है बड़ा आर है वो अपना प्रभाव दिखाएगा। प्रथम पीढ़ी में आर जो है छोटा छुप जाएगा, जबकि इसमें भी पीले रंग में वाय जो कारक है बड़ा प्रभावी है, वो प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाएगा, जबकि वाय जो है वो अप्रभावी है, जो अपने प्रभाव को छुपा लेता है। तो ये जो पादप बनेगा F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में पादप जो बनेगा वो कैसा बनेगा? गोल और पीला। कैसा बनेगा? गोल और पीला। यहां तक आपको दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना है। इसके बाद की स्थितियां मैं बताऊंगा और आगे। यहां तक दिमाग में कैसे बैठा लेना है कि यहां पर अपन ने दो कारक लिए हैं, दो कैरेक्टर लिए हैं, जो दोनों यहां पर लिखे हुए देखिए, ये बड़ा है ये छोटा है, ये प्रभावी है ये अप्रभावी है। इसके अपन ने जनक लिए, पेरेंट कहते हैं इनको, पेरेंट्स। ये गैमेट कहते हैं इसको, ठीक है। पेरेंट्स में ये पूरे आ गए, गैमेट में जब युग्मक बने तब आधे हो गए और ये यहाँ पर एक एक कैरेक्टर ले लिया। F1 पीढ़ी जो थी, F1 पीढ़ी में दोनों के गुण आ गए, लेकिन यहाँ पर जो प्रभावी गुण था उसने अपना प्रभाव दिखाया, तो यहाँ पर इस तरह का ये कैरेक्टर आपको मिला। तो ये जो बात है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ है अपन को? गोल और पीला बीज प्राप्त हुआ है। गोल और पीले बीज वाले जो मटर के पौधे वो प्राप्त हुए। अब यहां से अपन कौन सी पीढ़ी करेंगे? यहां से स्वपरागण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे। स्वपरागण करवाएंगे। अब स्वपरागण करवाएंगे तो यहां से आगे ये याद रखना आप, एक आर बड़ा है एक आर छोटा है, एक वाय बड़ा है एक वाय छोटा है। यहां से आगे आप याद रखना, ये बोर्ड के हिसाब से अपन, अब ये आप ध्यान रखना, आप लिख लो कॉपी में, किताब में आप राइट डाउन करो और समझ के इसको आगे बढ़ना मैं बताऊंगा एक एक बिंदु आपको। अब देखिए यहां पर जो था लास्ट वो याद रखना, क्या था? एक आर बड़ा एक आर छोटा, एक वाय बड़ा एक वाय छोटा। देखिए अब आगे बढ़ेंगे अपन, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। अब स्वपरागण हुआ है तो F2 पीढ़ी आई, स्वपरागण हुआ तो कौन सी पीढ़ी आई? F2 पीढ़ी आई। अब F2 पीढ़ी में इस तरह से थोड़ा सा, जैसे अपन ने उसमें देखा था, उसमें 4 कॉलम बने थे, इसमें देखिए इसमें 16 कॉलम बनेंगे। किस तरह से होगा? थोड़ा सा आप दिमाग इधर लगाना, थोड़ा सा ध्यान से इधर देखना, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। साथियों आपको मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा और आप अच्छी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरे जो वीडियो हैं वो बार बार आप तक पहुंचाए जा सके। बाकी है क्या हुआ? ठीक है। अब देखिए यहां पे, अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि अपने लास्ट में क्या दिया था? आर आर और वाय वाय। यहां पर आप सिंबल लगा दीजिए। ये F2 पीढ़ी कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना F2 पीढ़ी है। ये यहां पर ये सिंबल लगा दिया। अब यहां के 4 आपको इस तरह से,
ये देखिए, अब ये जो सिंबल आपने ले लिए थे F1 पीढ़ी वाले, जो गोल और पीले बीज थे, कौन से थे? गोल व पीले, गोल व पीले बीज थे। अब यहां पर आपको एक एक के साथ इसका क्रॉस करवाना है। जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, आपको ध्यान से देखिए साथियों, इस आर का इस y के साथ मल्टीपल करना है, तो सबसे पहले r और y लिखना है, ध्यान से देखना। फिर इस r का इस y के साथ करना है, तो r छोटा y। फिर इस r का y के साथ करना है, तो यहां लिख दो r y, इधर ऐसे। और फिर इस r का, ये जो r है उसका इस छोटे y के साथ, ये तो ये लिए आपको इधर स्वपरागण हो रहा है, इसलिए इधर लिख देना है। देखो ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब आपको वापस इसका क्रॉस करवाना है, जैसे कि ये करवाया था हर के साथ। जैसे ये फर्स्ट लिया अपन ने, यहां पर आप क्रम डाल दो, जैसे डालने हो तो वैसे नहीं डालते हैं। ये इसका इन सबके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका गुणा करना है और आपको प्राप्त करना है। देखिए फिर अपन को अनुपात प्राप्त होगा लास्ट में। अनुपात कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा आपको। देखिए दोनों आर को साथ लिख दीजिए, ये दोनों, इसका गुणा इसके साथ है यूं समझो, या इसका क्रॉस इसके साथ है, इसका क्रॉस इसके साथ है, तो यहां पर आर लिख दिया। अब इसका इसके साथ लिखो, दोनों आर, एक y बड़ा है एक y छोटा है, यहां पर एक r बड़ा है एक r छोटा है, एक y बड़ा है दूसरा भी y बड़ा है। यहां पर देखिए एक r बड़ा है एक r बड़ा है, छोटा है सॉरी, एक y बड़ा है एक y छोटा है। फिर देखिए इसका इसके साथ कीजिए, दोनों r बड़े हो गए, एक y बड़ा है एक y छोटा है, दोनों r बड़े हो गए, इसका इसके साथ, दोनों y छोटे हो गए। यहां पर देखिए एक r बड़ा है एक r छोटा है, एक y बड़ा है एक y छोटा है। फिर देखिए एक r बड़ा है एक r छोटा है, दोनों y छोटे हैं यहां पे। अब इसका इसके साथ लीजिए, तीसरे का देखिए एक r बड़ा है, बड़े को अपन पहले लिख रहे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों y बड़े हैं। यहां पर देखिए एक r बड़ा है एक r छोटा है, एक y बड़ा है एक y छोटा है। फिर देखिए दोनों r यहाँ पे छोटे आ गए और दोनों y बड़े आ गए। देखिए यहां पर जैसा दिख रहा है, दोनों y बड़े आ गए। अब यहां पर दोनों r छोटे, एक y बड़ा एक y छोटा, ये लीजिए। अब एक r बड़ा एक r छोटा, एक y बड़ा एक y छोटा, एक r बड़ा एक r छोटा, एक y बड़ा एक y छोटा। यहां देखिए ये दोनों r छोटे, एक y बड़ा एक y छोटा। अब यहां पर दोनों r छोटे और दोनों y छोटे। साथियों ये तो आपके एक सिस्टमेटिक पूरा जो ढांचा है वो बन गया है कि F2 पीढ़ी में किस तरह से द्विसंकर प्रयोग, कौन सा प्रयोग है ये? द्विसंकर प्रयोग है। F2 पीढ़ी में द्विसंकर प्रयोग किस तरह से किया था। अब आप बताइए, मैं आपको एक सिंबॉलिक बता देता हूं कि जैसे इस तरह से आता है तो इसको अपन गोल लिखेंगे, इस तरह से आता है तो भी इसको गोल लिखेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूं, इसके बाद नोट कर लीजिए, आपको नोट करना हो तो नोट करना तो आप नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर ऐसा आता है तो ये पीला है, ठीक है। अगर ऐसा आता है एक y बड़ा एक छोटा तो भी पीला है, लेकिन अगर ऐसा आता है तो ये हरा है, और यहां पर दोनों आर छोटे आते हैं तो ये झुर्रीदार है। हाँ ठीक है, तो इसको झुर्रीदार बोलेंगे। तो ये सिंबॉलिक भाषा है, ये सिंबॉलिक आपको यहां लिखने हैं। जैसे मैं यूं लिखूं कि ये कौन सा है, तो अपन शॉर्ट में लिखेंगे गोल और पीला। ये कैसा है? गोल और पीला। ये कैसा है? गोल और
पीला। ये छोटा है, ये कैसा है, गोल और पीला। ठीक है, ये कैसा है, गोल और पीला। ये कैसा है, गोल और, अब देखो यहां पर दोनों वाय छोटे हो गए, दोनों वाय कैसे हो गए, छोटे हो गए, इसलिए दोनों वाय छोटे, कैसा है ये, हरा, गोल और हरा। ये कैसा है, गोल और पीला। ये कैसा है, गोल और, दोनों वाय छोटे तो क्या कहेंगे, हरा। ये कैसा है, गोल और, दोनों वाय बड़े हैं तो पीला आ जाएगा। ये कैसा है, गोल और एक वाय बड़ा है, इसका मतलब पीला है। ये कैसा है, अब देखो दोनों आर छोटे आ गए, समझ लो, दोनों आर छोटे आ गए, तो दोनों आर छोटे आ गए तो अपन क्या लिखेंगे, जुर्रीदार। ये क्या है, दोनों वाय बड़े हैं तो क्या होगा, पीला। ये देखो, ये जुर्रीदार, दोनों आर छोटे हैं, जुर्रीदार और पीला। ये देखिए, गोल और पीला। ये कैसा है, गोल और, दोनों वाय हैं इसलिए हरा, सॉरी, गोल और हरा। ठीक है, उसके बाद ये देखो, झुर्रीदार और पीला, और ये कैसा है, झुर्रीदार और हरा। तो साथियों, ये इस तरह से आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, अगर आगे आप क्लासों में पढ़ोगे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मेंडल द्वारा किए गए थे, जिनको आज अपन पढ़ रहे हैं, आनुवंशिकता के बारे में देख रहे हैं। अब साथियों देखिए, ये मैं मिटा देता हूं एक सेकंड के लिए। अब आपको इसके क्या निकालने, लक्षण प्रारूप निकालने। सबसे पहले तो क्या निकलेंगे, लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप, या इसको क्या बोलते हैं अपन, फिनोटाइप। फिनोटाइप निकालने, फिनोटाइप निकालने के लिए आपको एक जैसे जो दिखने वाले हैं, एक जैसे जो दिख रहे हैं बाहर से एक जैसे कौन से दिख रहे हैं, देखो एक तो दिख रहे हैं गोल और पीले, एक दिख रहे हैं गोल और हरे, एक दिख रहे हैं झुर्रीदार और पीले, एक दिख रहे हैं झुर्रीदार और हरे। ये 4 प्रकार के प्लांट मेरे को दिख रहे हैं। इन कितने हैं, 16 जो प्लांट बने हैं उसमें 4 प्रकार के मेरे को दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं, गोल पीले, गोल हरे, गोल झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे। तो यहां पर आपको ये गिनने हैं, गोल पीले कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। गोल पीले कितने हैं, 9। गोल हरे कितने देखे, 1 2 3। गोल हरे कितने हैं, 3। झुर्रीदार पीले कितने देखिए, झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2,